नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं farmbaba.com। आज बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाओं के बारे में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाएं वो होती हैं जिनके लास्ट में सफिक्स होता है प्राजोल करके, यानी कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। तो जिन भी दवाओं के पीछे ये प्राजोल करके सफिक्स है वो सब दवाएं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के रूप में जानी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाओं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, दोस्तों इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि वो दवाएं जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके काम करती हैं उन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के रूप में जाना जाता है। अब प्रोटॉन पंप हमारे स्टमक के पैराइटल सेल्स पर पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन पंप्स का जो मेन काम होता है वो एसिड को सिक्रीट करना होता है, और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि इन प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है और जो एसिड सिक्रीशन है उसको कम करती हैं। अगर आसान भाषा में हम समझें तो ये वो दवाएं होती हैं जो स्टमक एसिड के सिक्रीशन को कम करके काम करती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाओं के बारे में। अगर बात की जाए इसके इस्तेमाल के बारे में तो इसका इस्तेमाल एसिड रिफ्लक्स या फिर जर्ड, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज भी कहते हैं, उसके उपचार में किया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेट का एसिड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो भोजन नली यानी ईसोफेगस में ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है। अब उस कंडीशन के कारण क्या होता है कि जो ईसोफेगस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि जो भोजन नली है उसमें सूजन हो जाती है, उसमें बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। तो जिसके कारण हमें सीने में जलन यानी हार्टबर्न होने जैसा महसूस होता है और एसिडिटी होने जैसा भी महसूस होने लगता है। तो इस चीज के उपचार में जो पीपीआईज हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्टमक अल्सर में। स्टमक अल्सर यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब पेट में घाव हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, तो जो पेट का एसिड है वो इन घावों को ठीक नहीं होने देता। तो उस कंडीशन में भी इन जो पीपीआईज हैं इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये एसिड सिक्रीशन को कम करती है और जो अल्सर्स हैं उनको प्राकृतिक रूप से नेचुरली हील होने में मदद करती है। तो स्टमक अल्सर और या फिर पेप्टिक अल्सर कहें, इस स्थिति में भी पीपीआईज का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों उसके अलावा जो पेन किलर मेडिसिन हैं, जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं जैसे कि डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, नेप्रोक्सन, इन तरह की दवाओं के साथ भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन दवाओं के साथ पीपीआई को लिखने का क्या कारण है कि जो पेन किलर मेडिसिन हैं, जो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, वो स्टमक अल्सर को कोज कर सकती है। तो स्टमक अल्सर कोज ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर पहले से ही जो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं, जो पेन किलर मेडिसिन हैं, उनके साथ पीपीआईज को रिकमेंड करता है, पीपीआईज को लेने की सलाह देता है ताकि कोई भी अल्सर डेवलप ना हो और आपका जो इन्फ्लेमेशन है उससे भी आपको राहत मिले। तो दोस्तों ये थी कुछ कंडीशंस जहां प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां भी एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा या फिर एसिड के प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत पड़ेगी, वहां प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए इन दवाओं की खुराक के बारे में तो दोस्तों काफी अलग अलग तरह की पीपीआईज आती है मार्केट में। सबकी अपनी अलग एक खुराक होती है। जैसे पेंटोप्राजोल की जो अडल्ट डोज है वो 40 mg होती है, ओमिप्राजोल की 20 mg होती है, रेबिप्राजोल की भी 20 mg होती है। तो डॉक्टर अपने आप डिसाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन देख के कि उन्हें कौन सी पीपीआई प्रिस्क्राइब करनी है और कितनी डोज देनी है। अक्सर जो इन दवाओं की जो खुराक चलती है वो वंस इन अ डे चलती है, दिन में एक बार, पर कुछ कंडीशंस में दिन में 2 बार भी इन दवाओं को लेने की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों अगर उसके बाद बात की जाए कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाओं को लेना कैसे है, तो इन दवाओं को आपको खाना खाने से 30 से 45 मिनट पहले लेना है, क्योंकि खाने की प्रेजेंस में जो ये दवाएं हैं उनका अपना जो असर है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल अच्छे से असर नहीं दिखा पाती हैं। तो बेहतर है कि आप इस दवा को खाली पेट लें, या तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद लें या खाना खाने से आधे घंटे या फिर 45 मिनट पहले लें। इस दवा को आपको चबाना कुचलना तोड़ना नहीं है, इसको पानी की सहायता से पूरा निगल लेना है। दोस्तों उसके बाद अगर बात की जाए कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाओं को लेने के दौरान, या फिर किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए दवा, तो अगर आप एक प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिला हैं तो आपको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो आपको शराब यानी अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। अगर आपको लिवर या किडनी की कोई बीमारी है तो आपको उसके बारे में अपने डॉक्टर को पहले से जरूर बताना चाहिए।
और अगर आपने पहले कभी कोई पीपीआई दवा ली है और उसके कारण आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन महसूस हुई है, तब भी आपको इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए अपनी पिछली एलर्जिक कंडीशन के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए इस दवा के कारण क्या कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इस दवा के कारण आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी मितली या उल्टी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं जो पीपीआई को लेने के कारण हो सकते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हड्डियों के विकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पीपीआई होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। उनका जो शरीर में एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देते हैं, जिसके कारण कैल्शियम नहीं मिल पाता शरीर को सही तरीके से। तो उसके कारण जो हड्डियां हैं वो नाजुक होने लग सकती हैं और हड्डियों के विकार देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर बात की जाए कि इस दवा का क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये दवा काम करती है, तो इस दवा का काम करने का तरीका इसके नाम में ही है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये दवाएं प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके काम करती हैं। प्रोटॉन पंप हमारे स्टमक के पैराइटल सेल्स में पाए जाते हैं। ये प्रोटॉन पंप्स क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन को स्टमक के ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। वो हाइड्रोजन आयन फिर क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी स्टमक एसिड के निर्माण का कारण बनता है। तो जो पीपीआईज होती हैं वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती हैं और जो हाइड्रोजन आयन है उसको जो स्टमक ल्यूमेन है एंटर ही नहीं करने देती उसमें। और वो हाइड्रोजन आयन जब एंटर ही नहीं हो पाता तो स्टमक एसिड बन ही नहीं पाता, सिक्रीट ही नहीं हो पाता स्टमक के ल्यूमेन में। इस तरीके से ये स्टमक एसिड के सिक्रीशन को कम करने में मदद करती है। और जो स्टमक एसिड बढ़ गया है उसके कारण जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी कंडीशंस हो रही है, उनसे राहत दिलाने में दवा काम करती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाओं के बारे में। आशा करता हूं कि आपको काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी इन दवाओं के बारे में। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।